Good morning class. Our next topic is general property of d block element. सबसे पहले पढ़ते हैं हम एटॉमिक रेडियाई। देखो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एटॉमिक रेडियाई क्या होता है। हर एटम एक स्पेरिकल, ठीक है, एक फॉर्म में होता है, स्पेरिकल फॉर्म। सेंटर से लेके आउटर मोस्ट तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस, ठीक है, या रेडियस। अब आती है हमारी बात डी ब्लॉक एलिमेंट की। तो देखो मैंने आपको क्या बोला, स्कैंडियम, ठीक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोनियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, राइट। स्कैंडियम से लेके, ठीक है, स्कैंडियम से लेके जिंक तक ये सारे के सारे हमारे कौन से एलिमेंट हैं, ये हमारे 3D एलिमेंट हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट है। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, देखो मुझे इसका पता है ये 21 है और लास्ट वाला क्या है 30, ये हमारा 25 है, ठीक है। अब एक चीज़ देखो क्या है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जनरल लिखोगे तो क्या लिखोगे 3D1 4s2, राइट। और इसकी कैसे लिखोगे 3D5 4s2, राइट, ऐसे लिखते हैं। अब मैं तुम्हें एक वेरिएशन बता देता हूँ। स्कैंडियम से लेके जो हमारा क्रोनियम है यहाँ तक एटॉमिक रेडियाई, ठीक है, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती है। क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्यों होती है वो अभी मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद लेके मैग्नीज, मैग्नीज से लेके आपका कहाँ तक, निकल तक, यहाँ पे क्या हो रही है हमारी एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज। फिर वहाँ पर क्या होता है, रेडियस ऑलमोस्ट सेम रहता है, सेम रहता है या माइन्यूट सा डिक्रीज होता है। फिर उसके बाद हमारा कॉपर से लेके जिंक तक रेडियस इंक्रीज होता है थोड़ा सा, ठीक है। क्यों होता है, क्या होता है, इसका रीज़न देखो क्या है। मैं स्कैंडियम से लेके क्रोनियम तक के बारे में बात करता हूँ, स्कैंडियम से लेके क्रोनियम तक के बारे में, ठीक है। ये हमारा 3D है 3D के अंदर हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, देखो स्कैंडियम के अंदर D के अंदर 1 होता है, टाइटेनियम में 2 होएगा, ठीक है। मैं एक लेके चलता हूँ। D के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं 1 2 3 4 5। अगर मैं स्कैंडियम के बारे में बात करता हूँ तो 1 इलेक्ट्रॉन, S के अंदर तो सेम ही आएगा ना। देखो अगर मैं 4s की बात करता हूँ तो मान लो मेरा 4s ये है तो 2 इलेक्ट्रॉन तो एज इट इज़ पेयर्ड ही है। D के बारे में बात करता हूँ तो अब ये स्कैंडियम बन गया, फिर टाइटेनियम, फिर क्या वेनेडियम, फिर क्रोनियम, राइट। और उसके बाद हमारा क्या बनता है, मैग्नीज। यानी मैं एक बात ये बोल सकता हूँ, स्कैंडियम से लेके क्रोनियम तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, स्कैंडियम से लेके क्रोनियम तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है, या फिर आप ये बोल दो कि ट्रांजिशन की वैल्यू, ट्रांजिशन एलिमेंट समझ रहे हो, उसकी वैल्यू हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। या मैं एक बात और बोल सकता हूँ, क्या बोलूँ कि जो डी है, डी के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। डी के अंदर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, और अगर डी के अंदर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज विल इंक्रीज। दोबारा बोल रहा हूँ, स्कैंडियम से लेके क्रोनियम तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज किसके अंदर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज इन डी ऑर्बिटल, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। और जब न्यूक्लियर चार्ज, यानी एक तरीके से क्या बोल दो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिक साइज उसका क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है, साइज डिक्रीज होगा। बात ये होगी। देखो मैं एक बात और है, हम सबको पता है कि डी का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, बट उस डी के अंदर इलेक्ट्रॉन की फीलिंग बढ़ती जा रही है, अनपेयर्ड बढ़ता जा रहा है। अब सुनो,
मैग्नीज से लेके निकल तक रेडियस ऑलमोस्ट सेम रहता है। देखो अब क्या हो रहा है, अब पहले अनपेयर्ड बढ़ रहा था, अब क्या हो रहा है, पेयरिंग शुरू हो रही है। पेयरिंग अब क्या हो गई हमारा, आयरन कोबाल्ट निकल, आयरन और कोबाल्ट निकल तक अब अनपेयर्ड, मतलब क्या अनपेयर्ड कम हो रहा है, यानी कि अब मैं यहाँ पे क्या बोल दूँ, मैग्नीज से लेके निकल तक, ठीक है। डायामैग्नेटिक करैक्टर बढ़ रहा है, डायामैग्नेटिक करैक्टर, डायामैग्नेटिक करैक्टर बोल दो, या फिर ये बोल दो कि इस इलेक्ट्रॉन का जो शील्डिंग की पावर हो रही है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, ठीक है। क्या बोलोगे, एक तरीके से आप ये बोल सकते हो डायामैग्नेटिक करैक्टर बढ़ रहा है, या फिर आप बोल दोगे इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन बढ़ने की वजह से उस ऑर्बिटल के अंदर उसको शील्ड करने की पावर, रिपल्शन ज़्यादा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, क्या, देखो जब भी रिपल्शन ज़्यादा हो जाता है तो स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। रिपल्शन ज़्यादा होने का मतलब क्या है, शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाना, और शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और उसकी वजह से साइज़ आपका थोड़ा बहुत उसके कंपेरिजन में डिक्रीज़ होता है, इसमें ऑलमोस्ट क्या रहता है, सेम रहता है। यानी कि थोड़ा बहुत इंक्रीज़ होता है बट ऑलमोस्ट ही वो सेम ही माना जाता है। और सेम हमने क्या बोला, कॉपर के अंदर और हो गया, जिंक के अंदर और ज़्यादा, समझ रहे हो, कॉपर और जिंक के ज़्यादा, अब और ज़्यादा क्या हो रही है इसके अंदर, रिपल्शन बढ़ रही है। रिपल्शन इतनी ज़्यादा बढ़ने लग जाती है कि साइज ऑटोमेटिक क्या होता है, इंक्रीज़। देखो इंक्रीज़ यहाँ पर भी होता है बट लिटिल बिट वैल्यू में इंक्रीज़ होता है, बट कॉपर और जिंक के केस में क्या हो जाता है, पूरा का पूरा शील्डिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है, और स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होने की वजह से साइज़ क्या हो जाता है, स्लाइटली बढ़ जाता है। तो आप क्या बोलोगे, ठीक है, स्कैंडियम से क्रोनियम ऑलमोस्ट मतलब डिक्रीज़ रहता है, मैग्नीज से निकल के तक ऑलमोस्ट सेम रहता है, और कॉपर से लेके जिंक तक रेडियस क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। ये मैंने आपको इसके थ्रू बता दिया। पहले अनपेयर्ड बढ़ता है, अनपेयर्ड बढ़ने की वजह से देखो क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से क्या चीज़ हो जाती है उनके बीच में, ठीक है। एक तरीके से डी ऑर्बिटल के अंदर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से क्यों, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ना मतलब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को ईजिली अट्रैक्ट करता रहता है। अनपेयर्ड आपको पता ही है कि मैग्नेट अट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से साइज डिक्रीज हो गया। बट मैग्नीज से लेके निकल तक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन, यानी कि डायमैग्नेटिक करैक्टर बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन होती है, जिसकी वजह से स्क्रीन इफेक्ट बढ़ जाता है, और स्क्रीन इफेक्ट बढ़ने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है और साइज थोड़ा बढ़ता है। थोड़ा सा बढ़ना मतलब ऑलमोस्ट सेम रहता है, बट कॉपर और जिंक तक रिपल्शन और ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से साइज इंक्रीज हो जाता है। क्लियर। इसी के अंदर एक बात और बता देता हूँ मैं, ठीक है। अगर मैं डाई पॉजिटिव की बात करूँ, मैं डाई पॉजिटिव के बारे में अगर मैं डिस्कशन करूँ, ठीक है, डाई पॉजिटिव आयन इन 3D, तो आपका कॉपर 2 पॉजिटिव बनेगा, और कॉपर 2 पॉजिटिव का साइज अपनी 3D सीरीज में सबसे स्मॉलेस्ट होता है, ठीक है, डाई पॉजिटिव के अंदर स्मॉलेस्ट। और एक बात मैं और बोल दूं, ये तो हम किस में पढ़ रहे थे, लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। अगर हम लेफ़्ट टू राइट को ना छोड़कर, जैसे ये देखो 3D होता है, ये 4D, ये 5D, डाउन द ग्रुप जाते हैं हम, ठीक है। तो हम सबको पता है ये किसके बारे में है, ग्रुप में। एक तरीके से डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज़ क्या होता है हमारा, इंक्रीज़ होता है ना इंक्रीज़। 3D से 4D तो ऑब्वियस ही बात है इंक्रीज़ होगा, 3D से 4D इंक्रीज़ होता है, बट 4D से 5D हमारा साइज़ ऑलमोस्ट सेम रहता है, रीज़न क्या होता है इसका, रीज़न होता है हमारा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि हमारा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है यही शील्डिंग इफेक्ट की वजह से ही है, ठीक है। ये सारा का सारा जो हमने एटॉमिक साइज में पढ़ा था पूरा यही चीज़ डिफाइन करते हैं। क्लियर है। 3D से 4D साइज इंक्रीज होता है, बट 4D से 5 थोड़ा सा इंक्रीज होता है, लिटिल बिट, बट ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम रहता है, जिसकी इसका रीज़न क्या हो जाता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी मेटालिक बॉन्ड।
देखो डी ब्लॉक एलिमेंट, मैं आपको एक सीधा तरीका बता देता हूँ। मैंने बोला डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब क्या होता है जी? ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब होता है जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो या पार्शियली फिल्ड हो। पार्शियली फिल्ड, ठीक है। जब वो पार्शियली फिल्ड होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब मान लो अनपेयर्ड, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होएगा तो मैं ये बोल सकता हूँ कि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। बिल्कुल होगा भाई, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। चलो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा, ठीक है। तो एक तरीके से क्या बोल दोगे उसकी, इसी के केस लिए वो मेटल की तरह बिहेव करने लग जाता है, मतलब इसके अंदर, ठीक है, मेटल्स की वो प्रॉपर्टी शो करने लग जाएगा। तो मेटल के अंदर जैसे कॉपर, और हमारा कौन सा है, सिल्वर, ठीक है, और गोल्ड, ये तीनों के तीनों आप सबको पता है डक्टाइल और मेलेबल नेचर के होते हैं। डक्टाइल एंड मेलिएबल नेचर के हो गए, मेटल ही हैं ये, ठीक है। और आप क्या बोल दोगे, और देखो क्या, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड भी बनाते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएंगे, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएंगे, ये बात भी आ गई, चलो ठीक है। और आप क्या बोलोगे, अब ज़्यादातर देखो क्या, या तो वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ठीक है, आउटर में, या फिर एस के अंदर हम एक तरीके से ये बोल सकते हैं, जो सारी की सारी बात आती है एस के अंदर, जिसकी वजह से इसकी लो आयनाइजेशन एनर्जी भी होती है। लो आयनाइजेशन एनर्जी, देखो आप जब भी डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पढ़ोगे ना, तो वहाँ पर आप ट्रांजिशन का फैक्टर जरूर इंक्लूड कर देना, एक्सेप्ट किसको, एक्सेप्ट जिंक, और क्या था हमारा, कॉपर, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है ही नहीं, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, फुली फिल्ड है, इसीलिए ये मेटालिक बॉन्ड बनाते भी नहीं है। क्लियर है, ठीक है। इसी के अंदर मैं आपको थोड़ा सा और डिफाइन कर देता हूँ डेंसिटी को। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी डेंसिटी। देखो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, होता है ना डेंसिटी। अब आप डेंसिटी के बारे में बोलोगे तो देखो क्या है, जो एटॉमिक वॉल्यूम होता है ट्रांजिशन एलिमेंट का, वो लो होता है एज कंपेयर टू एस ब्लॉक। एस ब्लॉक के कंपेयर में क्या होता है, लो, ठीक है। डी ब्लॉक का क्या होता है, लो वॉल्यूम, ठीक है। अब वॉल्यूम लो हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि वॉल्यूम लो होएगा तो डेंसिटी कंपेरेबल क्या होगी, कंपेरेबल करेंगे तो हम वो ऑटोमेटिक क्या होगी, इंक्रीज हो जाती है, होती है ना। तो अब इसकी वजह से देखो क्या है, जो हमारा ओसीएम है, ओएस, ठीक है, ओसीएम होएगा, ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डेंसिटी रखता है डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर, हाईएस्ट डेंसिटी एलिमेंट है ये ओसीएम, ठीक है। और मैं अगर आपको क्या बोलूँ डेंसिटी के बारे में, देखो डेंसिटी के बारे में अगर हम और डिस्कशन करें 3D से 4D से 5D के बीच में, जो 3D से 4D के बीच में अगर मैं ये बोलूँ तो नॉर्मली डेंसिटी इंक्रीज होता है, नॉर्मल डेंसिटी इंक्रीज, ठीक है। और 4D से 5D के बारे में भी करूँ तो देखो क्या है, ऑलमोस्ट डबल इंक्रीज हो जाता है, डबल इंक्रीज, क्योंकि उनका, ठीक है, क्योंकि उनका वॉल्यूम क्या हो जाता है, कुछ ज़्यादा ही कम हो जाता है। ड्यू टू रीज़न आप क्या दोगे, रीज़न हमारा सेम ही रहेगा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। फिर अब अगर अपना तो फर्स्ट डी पढ़ना है ना 3D के अंदर, तो स्कैंडियम से लेके, ठीक है, कॉपर तक डेंसिटी के बारे में मैं अगर डिस्कशन करूं, स्कैंडियम से कहाँ, कॉपर सॉरी, क्रोनियम तक, तो डेंसिटी इंक्रीज होती है। मैं 3D की बात कर रहा हूँ, ये हमारा 3D सीरीज़ में। और अगर मैं कॉपर से लेके जिंक तक बारे में बात करूँ तो डेंसिटी डिक्रीज होती है, ठीक है, ये चीज़। और अगर सिर्फ इन दोनों, इसी 3D के अंदर सबसे ज़्यादा किसकी होती है, तो सबसे ज़्यादा हमारा हाईएस्ट डेंसिटी 3D के अंदर, हाईएस्ट डेंसिटी हमारी कॉपर की होती है, और लोवेस्ट डेंसिटी के बारे में बात करूं तो किसकी होगी, स्कैंडियम की होगी, ठीक है। और तुम्हें मैं बोलूँ जिंक के बारे में, तो जिंक का एटॉमिक वॉल्यूम ज़्यादा होता है और जिसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। ये हमारा डेंसिटी का क्या था, ओवरऑल व्यू था।
ओके, नेक्स्ट पॉइंट देख लो, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब देखो क्या है। मेल्टिंग पॉइंट, मैं ये बोलूँ कि डी ब्लॉक एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट के कंपैरिजन में क्या होता है, ज़्यादा होता है। रीज़न, मैंने अभी आपको मेटालिक बॉन्ड बताया, ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं ये सारे, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब क्या है, अनपेयर्ड ज़्यादा होंगे। अनपेयर्ड ज़्यादा होंगे तो मेटेलिक बॉन्ड इजीली फेवरेबल करेंगे, और अगर मेटेलिक बॉन्डिंग इजीली फेवरेबल करेंगे तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होएगा, ज़्यादा होएगा भाई। बिल्कुल बात है। सिर्फ किसको छोड़ के, जिंक, कैडमियम और मरकरी को छोड़ के सबका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होएगा। क्लियर है।